गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग हायर एजुकेशन की क्लास 10 के बाद 11 देखेंगे। मोस्टली पार्ट को आज कवर करना है हम लोग को। क्लास 11 जिसमें हम लोग लास्ट के क्लास में देखे थे कि विजिटर क्या होता है, आगंतुक, और लास्ट ये देखे थे अपन कि चांसलर क्या होता है। कुलाधिपति क्या होता है। आज के क्लास में इस यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, या कहें कि महत्वपूर्ण पद, एसेंशियल ऑफ यूनिवर्सिटी में हम लोग ये दो चीज को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे चीज को कवर करेंगे जो है वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर जो होता है उसको हिंदी में कहा जाता है कुलपति। याद रखिएगा। अरे इसको थर्ड पॉइंट डालकर लिखें। यस, थर्ड पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैंने लिखवा दिया था, जिसमें फर्स्ट जी विजिटर था और सेकंड में चांसलर था, है ना। जी सर। जो थर्ड पॉइंट है ये वो वाइस चांसलर है, जिसको कहा जाता है कुलपति। याद रखिएगा, जो यूनिवर्सिटी होता है उसका मुख्य कर्ता धर्ता कुलपति होते हैं, ठीक है, वाइस चांसलर होते हैं। जानते हैं आप कि कुलपति की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहला कि कुलपति जो होता है वो विश्वविद्यालय का प्रशासनिक और अकादमिक प्रमुख होता है। कुलपति विश्वविद्यालय का प्रशासनिक व अकादमिक, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों का हेड होता है, प्रमुख होता है। अगली बात ये याद रखना है कि जो कुलपति होता है वो राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट करते हैं। कुलपति अपने काम की रिपोर्टिंग जो है वो राज्य के राज्यपाल को करते हैं। राज्यपाल को रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे एचओडी होते हैं डिपार्टमेंट के, तो एचओडी जो है वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है। प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं कुलपति को रिपोर्ट करते हैं, है ना। इस तरीके से जो कुलपति होते हैं वो राज्य के राज्यपाल को रिपोर्टिंग करते हैं दिन भर की दिनचर्या को। अगली बात यह है, ये जो चांसलर होते हैं, कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर, वो सभी समितियों, उप समितियों के अध्यक्ष होते हैं। कुलपति सभी समितियों व उप समितियों के अध्यक्ष होते हैं। साथ ही ये बात ध्यान रखना है कि जब तक कि वह इसे किसी और को नहीं सौंपते तब तक ये कुलपति जो है वो समितियों का अध्यक्ष होते हैं। या कहें कि कुलपति की तरफ से किसी और को सौंपा जा सकता है, तो किसी और को अगर सौंपा जा सकता है तो वो कोई दूसरा व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे वो अकादमिक, प्रशासनिक या किसी भी प्रकार के एचओडी वगैरह हो सकते हैं, जो अन्य व्यक्ति है उसको सौंप सकते हैं। तो उस कंडीशन में वाइस चांसलर यहाँ पे अध्यक्ष नहीं होगा। लेकिन जब तक अगर वो किसी और को नहीं सौंपते हैं तब तक वो जो है उप समिति और समिति सभी के अध्यक्ष माने जाएंगे।
अगला बात याद रखना है, सिंडिकेट के चेयरपर्सन सेकेंड हाईएस्ट और एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सिंडिकेट आगे पढ़ेंगे, सिंडिकेट क्या होता है। तो सिंडिकेट के चेयरपर्सन दूसरा हाईएस्ट या उच्च लिख सकते हैं, उच्च और एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसको मुख्य लिख लीजिए, कार्यकारी लिख लीजिए, कार्यकारी कार्यकारी बॉडी है। अगली बात लिखेंगे, वह चयन समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। वह चयन समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। अकादमिक परिषद की अध्यक्षता भी करते हैं और यूनिवर्सिटी के रिसर्च बोर्ड के प्रमुख भी हैं। देखेंगे, अकादमिक परिषद की अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता करते हैं और यूनिवर्सिटी के रिसर्च बोर्ड के प्रमुख व यूनिवर्सिटी के रिसर्च बोर्ड के प्रमुख होते हैं। अगली बात याद रखना है, ये वाइस चांसलर है, ये कुल मिला के यूनिवर्सिटी का हेड होता है। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ही सर्वोच्च एक अधिकारी हैं, जिनके हिसाब से ही यूनिवर्सिटी के समस्त कार्यभार चलाए जाते हैं। संचालन जो है यूनिवर्सिटी का, ये वाइस चांसलर के हाथ मात में ही होता है। सर ये यूनिवर्सिटी के रिसर्च बोर्ड के प्रमुख होते हैं, लिखा है क्या? प्रमुख होते हैं, जी हाँ, ठीक है। जी सर। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट में प्रो वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर आइए जानते हैं कि प्रो वाइस चांसलर क्या होते हैं। इसको आप लोग हिंदी में उपकुलपति या सहकुलपति बोल सकते हैं। उपकुलपति या सहकुलपति। तो जो प्रो वाइस चांसलर है, एक तरह से प्रख्यात शिक्षाविद होना चाहिए और इनके पास
प्रख्यात शिक्षाविद होना चाहिए व इनके पास प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अगली बात कि जो प्रो वाइस चांसलर है उसे कुलपति के परामर्श से नियुक्त किया जाना चाहिए। कुलपति के परामर्श से नियुक्त किया जाना चाहिए। और इनकी सेवा कुलपति के साथ ही समाप्त हो जाती है, याद रखिएगा। उप या सह कुलपति की जो सेवा है, कुलपति की सेवा कुलपति के साथ ही समाप्त हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि जो प्रो वाइस चांसलर होता है वो वाइस चांसलर की गैर हाजिरी की स्थिति में वो सारे काम को करता है जो कुलपति का होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से चांसलर और वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर, इस चीज को ध्यान रखना है। इसमें किसी को डाउट है क्या? कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए, एंड अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए, सर ये फोर्थ पॉइंट में पहला सिंडिकेट के चेयरपर्सन होगा और दूसरा हाईएस्ट और कार्यकारी बॉडी है। यहाँ पे बोल रहे हैं सिंडिकेट के चेयरपर्सन होते हैं, है ना? जी जी। और दूसरा हाईएस्ट, दूसरा जो है उच्च और कार्यकारी बॉडी है ये। हाँ सर, तो पहला सिंडिकेट होगा। सिंडिकेट के पहले तो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है? जी सर। और जो है वो उच्च हाईएस्ट जो है वो कार्यकारी बॉडी होती है, सेकंड नंबर का हाईएस्ट। जी सर। ठीक है, ये हो गया तो मिटाऊं क्या? जी सर होगा। ओके। अब नंबर 5 पे हम लोग जानते हैं सीनेट। सीनेट या कोर्ट, हिंदी में भी इसको सीनेट ही कहा जाता है। तो ये सीनेट है वो क्या होता है? एक शैक्षणिक सीनेट कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक शासी निकाय है। एक शैक्षणिक सीनेट सीनेट विश्वविद्यालय और कॉलेजों में
एक शासी निकाय है। और आमतौर पर संख्या के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक प्राधिकरण है। और आमतौर पर संख्या के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक सर्वोच्च शैक्षणिक प्राधिकरण है। ये सीनेट कहलाता है। अगली बात याद रखिएगा कि सीनेट जो है समाज और विश्वविद्यालय के बीच की एक कड़ी है। सीनेट समाज व विश्वविद्यालय के बीच एक कड़ी है। और निर्वाचित विधायिका स्वयं रिपोर्ट और विश्वविद्यालय के लेखा परीक्षित खातों की जांच करती है। निर्वाचित विधायिका स्वयं विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षित व खातों की जांच करती है। और उन पर चर्चा भी करती है और उसी आधार पर चर्चा कर उचित निर्णय लेती है। और उन पर चर्चा करती है वह चर्चा के आधार पर निर्णय लेती है। ये जो है सीनेट है। अगली चीज 6वें नंबर पे हम जानते हैं, वो होता है सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता है। सिंडिकेट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सिंडिकेट को तो सिंडिकेट ही बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो है कार्यकारी परिषद कह सकते हैं आप लोग। कार्यकारी परिषद हिंदी में। तो कार्यकारी परिषद जो है विश्वविद्यालय का मुख्य कर्मचारी निकाय होता है। कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय का
मुख्य कार्यकारी निकाय होता है। मुख्य कार्यकारी निकाय होता है। कार्यकारी परिषद के विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन, विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक मामलों के संचालन की शक्ति होती है। अर्थात कार्यकारी परिषद को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंधन व प्रशासन व विश्वविद्यालय के सभी मामलों की जांच की शक्ति होती है। अगली बात, जो सिंडिकेट होती है वो सिंडिकेट को शिक्षकों के जो समूह होते हैं उनके परामर्श से नीतिगत निर्णय लेने चाहिए। अर्थात इसी का आगे पॉइंट लिख रहा हूं यहां से, सिंडिकेट के सिंडिकेट को शिक्षकों व उनके समूह के नीतिगत तरीके से निर्णय लेने चाहिए और जब भी आवश्यक हो गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ भी वह आवश्यकता होने पर गैर शिक्षण कर्मचारी से भी परामर्श लेने चाहिए। ये सिंडिकेट जो है वो निर्णय लेने के लिए शैक्षणिक कर्मचारी का भी सहायता ले सकते हैं और गैर शैक्षणिक कर्मचारी जो हैं उनका भी सहायता ले सकते हैं। अगली बात, जो सिंडिकेट है उसका आकार किसी कंपनी के निर्देशक मंडल के समान होना चाहिए। आकार किसी कंपनी के निर्देशक मंडल
मंडल के समान होना चाहिए। सिंडिकेट जो होता है वो विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में होती है। सिंडिकेट विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में होती है। अगली बात, यह विभिन्न संकायों, कॉलेजों और शिक्षकों जैसे विश्वविद्यालय के विभिन्न खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, कॉलेजों व शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय की विभिन्न खंडों का प्रतिनिधित्व करती है। अगली बात और आखिरी सिंडिकेट के लिए यह है कि बाहर से कुछ विशिष्ट शिक्षाविदों या अकादमिक या प्रशासक भी वांछनीय होता है। बाहर से मतलब विश्वविद्यालय के बाहर से विशिष्ट शिक्षकों परामर्शदाताओं को भी शामिल किया जा सकता है। ये प्रमुख बातें सिंडिकेट के लिए। इतना चीज आप लोग को समझ में आया क्या? जी सर। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब एकेडमिक काउंसिल के बारे में, शैक्षणिक परिषद के बारे में। तो ये जो सीनेट होता है, एक ओवरव्यू बता देता हूँ आप लोग को। ये जो सीनेट होता है, कोर्ट होता है, ये क्या है, एक तरह से शैक्षणिक होता है और कॉलेजों में एक शासी निकाय होती है जो आमतौर पर क्या होती है, संख्या के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक प्राधिकरण है। मतलब ये एक शैक्षणिक प्राधिकरण बनाई जाती है, शैक्षणिक अथॉरिटी है जो एक समाज और विश्वविद्यालय के बीच की कड़ी होती है। और ये एक तरह से कहें कि जो विश्वविद्यालय के बाहर जो सामाजिक लोग होते हैं उनके एक तरह से देख रेख में यूनिवर्सिटी को रखा जाता है, इसलिए उसको बनाया जाता है सीनेट या कोर्ट।
और इनकी जो है देख रेख पर ही यूनिवर्सिटी काम करती है, और ये एक तरह से विश्वविद्यालय से अलग इनकी टीम होती है। फिर बात आती है सिंडिकेट की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, जो कार्यकारी परिषद होते हैं। तो कार्यकारी परिषद जो है वो विश्वविद्यालय का ही मुख्य कार्यकारी निकाय होता है। विश्वविद्यालय में ही इसका जो है एक ग्रुप या निकाय बनाया जाता है, और उनका जो राजस्व है, उनकी जो संपत्ति है, उनका जो प्रबंधन है, प्रशासन है, उनकी ये देख रेख करने के लिए ये सिंडिकेट बनाई जाती है। तो सिंडिकेट और सीनेट ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जो सीनेट होती है, इस सीनेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उत्तरदायित्व है वो कम है, लेकिन जो सिंडिकेट है उसकी सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सिंडिकेट और सीनेट, ये दो चीज को अभी हम लोग कवर किए हैं। इसके बाद हम लोग एकेडमिक काउंसिल के बारे में जानते हैं, शैक्षणिक परिषद के बारे में। ठीक है, ये चीज समझ में आया क्या बोला मैं? जी सर। ओके। अब एकेडमिक काउंसिल के बारे में जानते हैं, शैक्षणिक परिषद के बारे में। जो शैक्षणिक परिषद होता है वो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीति पर सामान्य पर्यवेक्षण के समन्वय और अभ्यास किया जाता है। शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीति पर सामान्य पर्यवेक्षण के समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण के समन्वय और अभ्यास करते हैं। और जो शैक्षणिक परिषद होते हैं वो शिक्षण और अनुसंधान के शिक्षण व अनुसंधान के मानकों और गुणवत्ता को बढ़ाने और मानकों और गुणवत्ता को बढ़ाने और क्षेत्रीय राष्ट्रीय विकास के साथ क्षेत्रीय राष्ट्रीय विकास के साथ अपने ही लिंक को मजबूत करने के संबंध में
नेतृत्व प्रदान करते हैं। अपने ही लिंक को मजबूत करने के संबंध में नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो ये जो है वो एकेडमिक काउंसिल होता है, शैक्षणिक परिषद होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज, नंबर 8। बोर्ड ऑफ स्टडीज शैक्षणिक बोर्ड कह सकते हैं। याद रखिएगा, प्राधिकरणों पर न केवल विशिष्ट पाठ्यक्रम प्राधिकरणों पर न केवल विशिष्ट पाठ्यक्रम सामग्री पर चर्चा की जाएगी, सामग्री पर चर्चा की जाएगी, बल्कि पाठ्यक्रम प्रयोगशालाओं, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम प्रयोगशालाओं, शिक्षण विधियों के क्षेत्र कार्य परियोजना आदि के क्षेत्र कार्य परियोजना आदि के सामान्य सुधार के संबंध में उनके साथ परामर्श करने के लिए उनके साथ परामर्श करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना, एक तंत्र स्थापित करना वांछनीय है। मतलब इस बोर्ड ऑफ स्टडी का मतलब केवल इतना है कि जो प्राधिकरण होते हैं उसमें केवल पाठ्यक्रम को, सामग्री पर चर्चा को और प्रयोगशालाओं को, शिक्षण विधियों को ही उसमें सुधारा नहीं जाता है, बल्कि क्षेत्र कार्य जो होते हैं उनको, जो सामान्य सुधार जो होते हैं उनके संबंध में सारे काम को जो है वो बोर्ड ऑफ स्टडी देखती है, उनकी
समन्वय करती है, उनको नियंत्रित करती है, कुल मिला के ये कहा जा रहा है। तो ये होती है बोर्ड ऑफ स्टडी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वो है फाइनेंस कमिटी। और ये जो है वो विश्वविद्यालय की अंतिम एक कार्यकारी समिति होती है जिसका नाम है फाइनेंस कमिटी। आठवां और ये 9वां नंबर पे आएगा, फाइनेंस कमिटी। वित्तीय समिति। तो जो विश्वविद्यालय की फाइनेंस कमेटी होती है, उनका काम क्या होता है देखते हैं। सबसे पहला याद रखना है कि जो विश्वविद्यालय के वित्त का प्रबंधन करना इनका काम होता है। विश्वविद्यालय के वित्त का प्रबंधन करना। अगली चीज, इसमें 7 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। इसमें 7 से अधिक सदस्य हैं, नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। अगली चीज याद रखना है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालय वित्त बेहतरीन परिणाम देने में कामयाब रहे। अर्थात विश्वविद्यालय की वित्तीय सुदृढ़ता मजबूत हो। और अगली और आखिरी बात यह है कि यह जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय का वित्त जुटाने के तरीके और साधन खोजने में सक्षम होना चाहिए। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाने में सक्षम होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग विश्वविद्यालय के सारे प्रमुख तंत्रों को पढ़ लिए हैं, प्रमुख परिषदों को पढ़ लिए, समितियों को पढ़ लिए और प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ लिए, पदाधिकारी को पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट और भी संस्थान हैं जिनके बारे में यूजीसी से क्वेश्चन पूछते रहते हैं हम लोग, आइए उसको पढ़ते हैं। ये हो गया क्या? कहीं पे कोई डाउट है क्या? पूछ लीजिए आप लोग, कुछ डाउट है तो। हो गया सर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है कहीं से? नहीं है सर। ओके।
इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। ये उस टॉपिक से अलग टॉपिक है, याद रखिएगा, उस टॉपिक में ही मत लिखिएगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, अंग्रेजी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस या फिर नेशनल इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं। चलिए जानते हैं, ये INI जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस, वो क्या है देखते हैं। भारत के मानक अनुसंधान और गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ये भारत के मानक व गुणवत्ता में सुधार करते हैं। अगली बात, इसमें राजनीतिक कार्यकारिणी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें राजनीतिज्ञ कार्यकारिणी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगली बात, अच्छे वेतन पैकेज के साथ इसमें करियर को अवसर मिलता है। अच्छे वेतन पैकेज के साथ करियर को अवसर अगली बात यह है कि ये छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और कई खेल सुविधाओं, आउटडोर तकनीक, सेमिनार, कई खेल सुविधा, तकनीक, सेमिनार, कार्यशाला आदि प्रदान करते हैं। ये जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो प्रमुख राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है वो कौन कौन से हैं। याद रखिएगा आप लोग कि प्रमुख राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान हैं उसकी संख्या
141 है। राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय महत्व की संस्थान, इसकी संख्या 141 है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है उसको हम लोग चलिए जानते हैं। सर इन इंस्टीट्यूट का कोई लिस्ट भी होगा क्या? इसका लिस्ट है, आप लोग निकाल सकते हैं नेट में। मैं कुछ कुछ है इम्पोर्टेंट जिनको लिखवा देता हूँ, ठीक है। जी। हाँ और वो जो इंस्टीट्यूट बताए थे ना, मतलब यूनिवर्सिटी जब पढ़ रहे थे तो उसमें जो हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, वो उसका लिस्ट भी है क्या आपके पास? ये नेट में सब मिल जाएगा आप लोग को, उसका जो लिस्ट है ना। तो जितना आप जी। पॉइंट जैसे लिखवाया हूँ मैं, है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी करके, तो आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया ऐसे करके लिखेंगे ना, तो आप लोग को पूरा वो लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सारे चीज हैं, हम लोग जो कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं हम लोग भी कहीं बुक से निकाल करके, कोई गूगल से निकाल करके, कोई वेबसाइट से निकाल कर ही हम लोग बता रहे हैं। तो ये सारे चीज आप लोग को जो है वो मिल जाएगा। और हर समय पे यूजीसी नेट जो है वो कुछ नया कंटेंट निकालती है। तो ये सारे चीजों को आप लोग को जो पाठ्यक्रम है, विषय सामग्री है, कंटेंट है, लर्निंग मटेरियल है, वो आप लोग को गूगल से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं जी सर। मिलेगा तो ग्रुप में आप लोग मैसेज कर देना, मैं उसको निकाल के आपको दे दूंगा, ठीक है। जी सर। हाँ, आइए हम लोग जानते हैं अब प्रमुख जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, उसको तो हम लोग जान लिए कि उसकी संख्या 141 है। अब जानना यह है कि कौन सी संस्था कितनी है। सबसे पहला, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी जो संख्या है वो है 23, याद रखिएगा। इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी जो संख्या है वो भी 23। इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये सब लोग का आप लोग नाम अंग्रेजी में जानते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ऐसे कुछ करके है ये, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। फिर उसके बाद है ऑल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम बोला जाता है, इसकी संख्या 20 है। इसके बाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय
सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी संख्या 26 है। ऑल इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, IITI। फिर उसके बाद 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी जो संख्या है वो 31 है, 31। अगला चीज यहाँ से लिख देता हूँ। सात जो है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है। भारतीय अनुसंधान व विज्ञान संस्थान, इसकी संख्या 7 है। अगली बात, चार जो है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। भारतीय तकनीकी शिक्षण व अनुसंधान संस्थान, इसकी संख्या 4 है। इस तरीके से प्रमुख जो है राष्ट्रीय महत्व की संस्थान है, नेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूट। अब हमको ये जानना है कि ये सारे जो ऑल इंडिया इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, इन सभी संस्थानों को भारत में अलग अलग अधिनियमों के द्वारा इनको संरक्षित किया जाता है, प्रमोटेड किया जाता है, या कहें कि इन जो संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं को संवर्धन दी जाती है या प्रोत्साहन दी जाती है। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि प्रमोटेड इज, सर इसका टोटल तो 134 ऐसा आ रहा है क्या, कि मैं काउंट कितना करने आ में रहा है? गड़बड़ हूँ? हो 134। सकता है कुछ कुछ अपने तरफ से मिस्टेक होगा, कुछ छूट रहा होगा। कितना हो रहा है? 134 हो रहा है। देखते हैं, 2 3 2 3 46 और 20, 46 और 20 हो गया 66, 66 और ये हो गया 66, 26, 31 और 7 4 11 है। 12 13 14, 4 हाथ में 1 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा 134 हो रहा है ना? तो इसमें जी कमी कितने का है?
6 एक 7 की कमी है ना। 7, हाँ। तो याद रखिएगा 7 जो है उसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान भी है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान। इसका जो है करेक्ट संख्या मेरे पास नहीं है, तो ये 7 में से हो सकता है ये 4 3 ऐसे करके होगा। तो ये तरह का आप लोग को इसको 7 करके कवर करके 141 कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें कितना है। ठीक है, जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिकल इंस्टीट्यूट और अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, जी सर। IISC करके होता है, और ये हो गया आप लोग का IISC करके, देख लीजिएगा। ठीक है, अब जी हम लोग ये चीज को जानेंगे कि इन सारे जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, इनको कई सारे जो अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है, संवर्धित किया गया है, प्रमोटेड की गई है। तो वो कौन कौन सी ऐसी अधिनियम है जिसके तहत इन सभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को संरक्षित और संवर्धित किया गया है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो लिख लीजिएगा। संवर्धन अंग्रेजी में लिखेंगे तो प्रमोटेड, प्रमोटेड बाय एक्ट लिख लीजिएगा, बाय एक्ट, अधिनियम के तहत संवर्धन। तो सबसे पहला एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, ये जो एक संस्था है जिसका नाम है एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव एंड इनोवेटिव रिसर्च। तो इसको अधिनियम 2010 जो है वो प्रमोट कर रही है। इसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको अधिनियम 2012 जो है वो प्रमोट करती है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम सब जानते हैं IIT के नाम से, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको जो है अधिनियम 1961 जो है वो प्रमोट करती है। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT बोला जाता है इसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इसको जो है अधिनियम 2014 जो है वो प्रमोट करती है। ये क्या लिखवा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? जो अधिनियम दिए हुए हैं, मतलब जो हम लोग हाँ, इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं, उसमें जो भी गतिविधि होती है, उससे रिलेटेड एक्ट हाँ। जो है वो इनमें दिया हुआ है, ऐसा है क्या? बात ऐसा है कि देखिए, मान के चलिए अभी अप्रेंटिसशिप का एक प्रमोट चल रहा है, आप लोग को पता होगा। पीएम मोदी का एक बड़ा मिशन है कि जितने भी सारे इंस्टीट्यूट होंगे, चाहे वो वर्कशॉप होंगे, चाहे वो बड़ी कंपनी होगी जहाँ पे 40+ एम्प्लॉय जब वहाँ पे वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो है वो देना अनिवार्य है कंपनियों को। तो आज के डेट में जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनका अप्रेंटिसशिप का प्रमोट चल रहा है। अप्रेंटिसशिप हर एक कंपनी को जारी कीजिए आप लोग, ऐसे करके बोला जा रहा है। कभी ऐसी बात चल रही है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। कभी देखते हैं हम लोग कि जो कौशल है, कौशल विकास जो है उसको प्रमोट की जा रही है। उसी तरीके से ही एकेडमिकों को भी गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करती है। तो उनके लिए जो है एक्ट बनाया गया है, अधिनियम। तो अधिनियम के तहत उनको संरक्षित और संवर्धित किया जाता है। तो उस अधिनियम को लिखवा रहा हूं मैं, इसके तहत इन विद्यालय विश्वविद्यालयों को, रिसर्च इंस्टीट्यूटों को क्या की जाती है, संवर्धित की जाती है, जिससे कि देश का शैक्षणिक विकास हो सके। ठीक है, तो उनको अधिनियम के द्वारा प्रमोट की जाती है। तो वो कौन कौन से अधिनियम है जिसके द्वारा इनको प्रमोट की जा रही है, इन चीजों को मैं अभी लिख पा रहा हूँ। ठीक है, जी सर। तो ये नंबर 4 तक हुआ। अब नंबर 5 के जो इंस्टीट्यूट है वो है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। यहाँ से लिख देता हूँ, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। इसको प्रमोट किया गया है 2007 के अधिनियम के तहत। अगली चीज, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इसको प्रमोट किया गया है अधिनियम 2014 के अंतर्गत। अगली चीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इसको प्रमोट किया गया है अधिनियम की धारा 2014 के तहत। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, इसको प्रमोट किया गया है 2017 के अधिनियम के तहत। ये प्रमुख ऐसे इंस्टीट्यूट है जो प्रमुख अधिनियमों के तहत इनको प्रमोट की गई है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये। सर ये लास्ट वाला क्या बोले? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जी।
यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके सर। है ना। चलिए, कोई भी डाउट तो नहीं है कोई भी पॉइंट में? ये समझिए कि हायर एजुकेशन का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे चीजों को खुद से सर्च करते हैं। ये सारे कुछ चीज ऐसे हैं जो आपको कई सारे किताब में, पुस्तकों में मिलना बहुत मुश्किल है। ये सारी चीजों को आप अपडेट रहना पड़ेगा, आप लोग को ये सब चीजों से आप लोग को अपडेट रहना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बहुत सारे गूगल सर्च करने पड़ेंगे। कई सारे जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उनको आपको सर्च करना पड़ेगा, जिनसे यह सब पॉइंट आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो कोई बुक किताब के ज्यादा भरोसे मत रहिएगा। ये यूजीसी नेट का प्रमुख संकेत इस पॉइंटों से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ आगे और भी चर्चा कर लेते हैं इन संदर्भ में। अब हम लोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के जो रैंकिंग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देखे होंगे कई सारे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के ग्रेड मिलते हैं उनको, नैक ग्रेडेड, ए, A++, B+, आप लोग सुने होंगे। आइए जानते हैं उसके बारे में कि वो होता क्या है, कैसे उनकी ग्रेडिंग होती है, ये सारी चीजों में अभी पढ़ते हैं। एक संस्थान है जिसको कहा जाता है NIRF। उसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको NIRF कहा जाता है। इसका पूर्ण रूप है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। चलिए जानते हैं कि NIRF जो है वो है क्या। याद रखिएगा, जो NIRF है इसको MHRD द्वारा अनुमोदित किया गया था। NIRF को MHRD द्वारा अनुमोदित किया गया था। और 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। अगली बात याद रखने वाली ये है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मानदंडों की पहचान करने हेतु व्यापक समझ की सिफारिश से कार्य प्रणाली जो है इसकी तैयार होती है। विभिन्न विश्वविद्यालय और संस्थानों की रैंकिंग के लिए संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक रूप से
मानदंडों की पहचान करने हेतु मानदंडों की पहचान हेतु व्यापक समझ व्यापक समझ की सिफारिश से कार्यप्रणाली तैयार होती है। तो ये एनआईआरएफ का जो गठन है वो कुछ इस तरीके से होती है। और याद रखना है कि पैरामीटर जो होते हैं इसके मोटे तौर पे शिक्षण, सीखना और साधन संसाधन, जो पैरामीटर जो होती है मोटे तौर पर शिक्षण, सीखना और संसाधन, सीखना और संसाधन एवं अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास होता है। अनुसंधान व व्यावसायिक अभ्यास होता है। ये एनआईआरएफ का जो है वो पैरामीटर है, मतलब इन सभी मानदंडों के आधार पर एनआईआरएफ की रैंकिंग की जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया के जो एनआईआरएफ रैंकिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको वर्तमान 2023 में, क्योंकि 24 अभी चल रहा है, 23 में रैंकिंग हुई है, तो 23 के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो कौन कौन से रैंक में आए हैं एनआईआरएफ की जो रैंकिंग सिस्टम है उसमें, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। लास्ट 2 ईयर के हम लोग देखेंगे, 2022 के और 2023 के, क्योंकि 2023 का रैंकिंग अभी हमारे पास गूगल नेट सर्च में देखेंगे तो आप लोग को अवेलेबल है, और 2022 जो है वो पुराना जो है उसको भी हम लोग देख लेंगे और उससे कंपेयर भी कर लेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो कितने रैंक में लास्ट ईयर के थे और अभी करंट जो 2023 वाले में है वो कहाँ पहुंचे हैं, पीछे गया है, ग्रोथ हुआ है, या उसमें कहीं ना कहीं डिमोट हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए ये पॉइंट को आप लोग लिख लिए क्या? जी सर। यस सर। लिख लिए है ना? याद रखना है कि इंडिया की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है, इंडिया एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 के अनुसार सबसे पहला जो रैंक है ये ओवरऑल रैंकिंग है, याद रखिएगा।
ओवरऑल रैंकिंग का मतलब ये है कि जितने भी, आप लोग को पता होगा कि 13 से 14 प्रकार के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनका एनआईआरएफ जो है वो रैंकिंग करती है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट को ओवरऑल कहा जा रहा है। तो ओवरऑल जो रैंकिंग है एनआईआरएफ की, वो सभी में से फर्स्ट 5 को मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है टॉप 5 में फर्स्ट नंबर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी। आईआईटी मद्रास का जो है, आईआईटी मद्रास का जो इंस्टीट्यूट है चेन्नई में जो है, इसको टॉप फर्स्ट रैंक 2022 के अनुसार मिला है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐसे लिखा जाता है, बेंगलुरु का। इसको सेकंड नंबर मिला है एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 के अनुसार। कोई भी जगह पे आप लोग नोट्स बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा कि वो आपको खुद समझ में आ जाए, पता चले कि ऐसे नोट्स बना रहे हैं जो आप ही को समझ में ना आए बाद में, देखो अगर एक आध 2 महीने बाद, तो ऐसा नहीं लिखना है। तो सेकंड नंबर की जो है रैंकिंग ये आईआईएससी बेंगलुरु को मिला। एनआईआरएफ की रैंकिंग में थर्ड पोजीशन जो है वो मिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे, इसको थर्ड रैंकिंग मिला 2022 की एनआईआरएफ रैंकिंग में। फिर फोर्थ नंबर में आईआईटी दिल्ली को मिला। चौथे नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार। और इसके बाद नंबर 5, टॉप 5 को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टॉप 3 और टॉप थर्ड 4 तक ही पूछा जाता है, सर मैक्सिमम ये पूछा जाएगा तो 5 तक पूछा जाएगा जी। सर ये फोर्थ का क्या बोले, आईआईटी का? आईआईटी दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, नहीं सर, फुल फॉर्म। ये सभी का फुल फॉर्म ऑल इंडिया, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, आईआईटी का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, जी सर। तो दिल्ली जो है वो चौथे नंबर पे है, बॉम्बे जो है वो तीसरे नंबर पे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु का है वो दूसरे नंबर पे है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास का है चेन्नई का, वो जो है फर्स्ट पोजीशन में 2022 के हिसाब से है। अब देखते हैं 5वें नंबर पे कौन है। तो आईआईटी कानपुर, जो आईआईटी कानपुर है ये है 5वें नंबर पे, ये 2022 की रिकॉर्ड के अनुसार है। अब इसके बाद 2023 में इसकी क्या पोजीशन आई है, तो 2023 की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है उसमें ये जो फर्स्ट पोजीशन की जो आईआईटी मद्रास चेन्नई वाली है, ये 2023 में भी पोजीशन फर्स्ट में ही रहा है। मतलब इसका जो पोजीशन है वो 2022 में भी सेम थी और 2023 में भी सेम है। ठीक है, याद रखिएगा 2024 का हम लोग 2025 में हम लोग को डेटा मिलेगा। नेक्स्ट चीज जो सेकेंड नंबर पे है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का जो है वो सेकेंड नंबर में 2022 में भी था और 2023 में भी है। ये दोनों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है 2022 के अनुसार। फिर बात करते हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, ये जो बॉम्बे वाला है
ये 2022 में तीसरे नंबर में था, लेकिन 2023 में जो है ये चौथे नंबर में आ गया। दिख रहा है, ये एक पीछे चला गया, थर्ड में था और फोर्थ में आ गया 2023 में। तो थर्ड में कौन गया? तो आईआईटी दिल्ली जो है वो तीसरे नंबर में आ गया। ज्यादा अच्छा रिजल्ट, ज्यादा अच्छा इनका इंप्रूवमेंट हुआ और तीसरे नंबर का चौथे नंबर में चला गया और चौथे का तीसरे में चला गया। और जो कानपुर का आईआईटी है वो पांचवे का पांचवे में ही रहा, 2023 में भी और 2022 में भी। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है, ये जो एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम लोग, ये ओवरऑल का रैंकिंग है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग हुई है, एनआईआरएफ की यूनिवर्सिटी रैंकिंग, मैंने बताया आपको कि 12 से 13 जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उनका रैंकिंग जो एनआईआरएफ करती है। तो ये तो ओवरऑल थी। अब हम लोग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जानते हैं, चलिए। यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ रैंकिंग। ये टॉपिक बोरिंग सा तो नहीं लग रहा है आप लोग को? नहीं सर, इससे पहले थोड़ा नहीं समझ आ रहा था। पूछा कीजिए आप लोग जरूर से, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि भैया आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो एक नहीं, आप एक तो एक बार पूछिए। टीचर है तो वो चीज को बताएगा, है ना। और जब तक समझ में ना आए तब तक पूछिए। टीचर का काम ही यही है कि वो आपको समझाए, है ना। मतलब इससे पहले वो टॉपिक शायद ही मैं कभी नहीं पढ़ी थी, इसलिए भी थोड़ा नया चीज हाँ, रहने तो से थोड़ा शुरू में इंटरेस्ट हो नहीं आता है, सकता वो है, वाली देखिए, बात थी। हाँ, हो सकता है कई सारी चीजों को हम लोग पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो दिमाग में कम जाए, लेकिन वही रास्ते पे अगर आप बार बार जाएंगे तो हो सकता है वो रास्ता आपको याद हो जाता है। कुछ इस तरीके से कहानी जी होती सर। है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू 2022 के हिसाब से देख लेते हैं, और उसके बाद 2023 भी देख लेंगे हम लोग, 2023 और 2022। तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी की एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप फर्स्ट को ही पढ़ते हैं, टॉप फर्स्ट 6 को पढ़ लेते हैं। तो जो टॉप फर्स्ट में टॉप पहला में है यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। यूनिवर्सिटी के मामले में याद रखिएगा, ये ओवरऑल था। यूनिवर्सिटी में टॉप फर्स्ट में आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कहाँ वाला? बेंगलुरु वाला। ये टॉप फर्स्ट में है। कब? 2022 में। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर में। जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के मामला में ये सेकंड नंबर में है एनआईआरएफ रैंकिंग का। इसलिए देखेंगे कि जेएनयू का बड़ा मांग डिमांड रहता है, आईआईएम आईआईएससी का बड़ा डिमांड रहता है, क्योंकि उनको एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है वो टॉप में मिलती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में जो तीसरा नंबर में आता है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये तीसरे नंबर में है। शायद इसके बाद आप लोग को नहीं दिखेगा। चलिए थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को दिख जाए। ओके। चौथे नंबर पे जो है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है कलकत्ता में, जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता, इसको नंबर 4th में मिली। और नंबर 5 की जो रैंकिंग
यूनिवर्सिटी को मिली है वो है अमृता विद्यापीठ। अमृता। सर नीचे नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। यहाँ लिख दूं क्या मैं? अमृता विद्यापीठ। विद्यापीठ, इसको 5वां नंबर मिला है। ठीक है, और ये अमृता विद्यापीठ जो है वो कहाँ है? कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 2023 में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है, एनआईआरएफ की जो रैंकिंग हुई है, नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की, वो 2023 में क्या रही है? तो 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को फर्स्ट मिला। तो ये 2023 में भी फर्स्ट का फर्स्ट में ही रहा है। 2023 में जो जेएनयू है वो जेएनयू 2 का 2 में ही रहा है एनआईआरएफ रैंकिंग में। जामिया या इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है वो 3 का 3 में ही रहा है। और चौथे नंबर पे जादवपुर विश्वविद्यालय जो है वो अपना जगह चौथे में ही रखा है। 5वें नंबर में जो अमृता विश्वविद्यालय, अमृता विद्यापीठ जो कोयम्बटूर की थी, वो 5वें नंबर में ना रह के अब 5वें नंबर में जो है वो जेएनयू आ गया है। याद रखिए, सॉरी बीएचयू आ गया है। बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एनआईआरएफ की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो हुई उसमें 2023 में 5वें नंबर पे बीएचयू है। यहाँ तक दिख रहा है क्या आप लोग को कि नहीं दिखा? नहीं दिखा है तो लिख लीजिए यहाँ पे 5वें नंबर पे 2023 की एनआईआरएफ रैंकिंग जो हुई है यूनिवर्सिटी की, उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आ गया है। तो ये ओवरऑल रैंकिंग को देखे हम लोग, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को देखे हैं। अब चलिए देख लेते हैं कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग जो है उसमें टॉप 5 में कौन है। आपके घर में कोई दीदी होंगी, कोई आपकी सिस्टर्स होंगी, छोटी बहन होगी, भाई होंगे, परिवार वाले होंगे जो इनके बारे में आपको पूछते हैं, तो आपको नॉलेज होनी भी चाहिए ये चीज। ये जनरल नॉलेज में भी चीज होती है जिसमें आपको पता हो कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी है वो टॉप लेवल के होते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं वो टॉप लेवल के होते हैं। चलिए ये चीज लिख लिए क्या आप लोग? समझ में कहीं नहीं आया है तो पूछ लीजिए, लिख लिए हैं तो बताइए, आगे फिर देखते हैं इसको। लिख लिए सर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इंडिया की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है उसमें कॉलेज में कौन कौन से टॉप 5 हैं। इंडिया एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज की टॉप 5 में कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आते हैं। पहला जो है वो है मिराडा हाउस। याद रखिएगा, जो मिराडा हाउस कॉलेज है वो है दिल्ली में। ये फर्स्ट नंबर का एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज है। दूसरे नंबर पे
हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज दिल्ली का, ये एनआईआरएफ की सेकंड रैंकिंग के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, ये रैंकिंग 2022 का है, मैं 23 का भी बता दूंगा। तो सेकंड नंबर पे 2022 में हिंदू कॉलेज दिल्ली, और थर्ड नंबर पे प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। थर्ड नंबर की रैंकिंग एनआईआरएफ की जो हुई उसमें 2022 में प्रेसिडेंसी कॉलेज की हुई। प्रेसिडेंसी कॉलेज कहाँ है? चेन्नई में है, थर्ड नंबर रैंक में। चौथे नंबर के 2022 की एनआईआरएफ रैंकिंग में है लॉयला कॉलेज, चौथे नंबर में लॉयला कॉलेज। अंग्रेजी में थोड़ा कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ये भी है चेन्नई में, चौथे नंबर में। 2022 के हिसाब से पांचवें नंबर का जो कॉलेज है एनआईआरएफ रैंकिंग का, पांचवा टॉप 5, वो है श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। लेडी श्री राम कॉलेज किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसको पांचवें नंबर की कॉलेज एनआईआरएफ ने रैंकिंग की। अब 2023 में इनकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। याद रखिएगा, 2023 में एनआईआरएफ की रैंकिंग हुई और मिराडा हाउस जो है दिल्ली का, उसको फर्स्ट पोजीशन ही मिला। सेकंड पोजीशन में हिंदू कॉलेज है, सेकंड पोजीशन में ही रहा। थर्ड पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई का थर्ड पोजीशन में ही रहा है। चौथे पोजीशन में याद रखिएगा कि जो लॉयला कॉलेज चेन्नई है, ये जो है बदल करके पीएसजीआर वुमेन कॉलेज, चौथे पोजीशन में पीएसजीआर, ये वुमेन कॉलेज है और कहाँ है? कोलकाता में है। चौथे नंबर पे 2023 में इसका जगह छिन गया लॉयला कॉलेज चेन्नई का, और आ गया पीएसजीआर कोलकाता का वुमेन कॉलेज। पांचवें नंबर पे पांचवें नंबर पे श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली वाला, इसका भी जगह चेंज हो गया और पांचवें नंबर पे आ गया सेंट जेवियर कॉलेज। सेंट जेवियर कॉलेज ये कहाँ है? तो ये भी है कोलकाता में, याद रखिएगा। इस तरीके से कॉलेज की टॉप 5 एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 और 2023 खत्म होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि टॉप 5 रैंकिंग में रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन सी हैं, जो रिसर्च के लिए जाने माने टॉप 5 एनआईआरएफ रैंकिंग के इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनके बारे में देखते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया एनआईआरएफ रैंकिंग
2022 किसकी रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? रिसर्च। कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है जो टॉप 5 में है रिसर्च के मामले में? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो चलो हमारे कोई सहपाठी हैं, भाई बहन हैं, उनको बताने के लिए है, लेकिन जानने वाली बात ये है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो टॉप 5 में हैं रिसर्च कराने के मामले में। तो NIRF की पहली रैंकिंग जो है वो IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु को जाता है। ये जो है टॉप फर्स्ट में है NIRF रैंकिंग में, जो रिसर्च कराने वाली इंस्टीट्यूट है। दूसरे नंबर पे जाता है IIT मद्रास। IIT मद्रास को, चेन्नई वाला, सेकेंड नंबर पे है रिसर्च के मामले में। थर्ड नंबर की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी NIRF रैंकिंग अच्छी है वो है IIT दिल्ली को। थर्ड नंबर पोजीशन पे है। फोर्थ नंबर पे IIT बॉम्बे है। और नंबर 5 में रिसर्च के मामले में IIT खड़गपुर। NIRF रैंकिंग में 5th नंबर में 2022 की रिकॉर्ड के अनुसार ये है। अब 2023 के रिकॉर्ड में इनका पोजीशन क्या कहता है देखते हैं। तो NIRF की रैंकिंग रिसर्च के मामले में 2023 में जब हुई तो ये जो पोजीशन है वो सब का पहला ही रहा, दूसरे का दूसरा ही रहा, 3 नंबर वाला 3 में ही रहा है, 4 वाला 4 में ही और 5 वाला 5 में ही। मतलब देख लीजिए आप लोग कंपटीशन, इनकी जो नंबरिंग है, पोजीशन, NIRF की रैंकिंग है वो इतने में ही रहा। मतलब किसी के क्वालिटी में कोई शक नहीं की जा सकती। तो NIRF जो रैंकिंग होती है वो इतनी कड़ी और पुख्ता प्रूफ देती है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक बड़ा निकाय है जो NIRF के द्वारा गठित और अनुमोदित की गई है। ये सारे चीज में आप लोग को कोई भी डाउट है क्या? नहीं सर। अब मैं इसके बाद बताने वाला हूं आपको उन 13 जो प्रकार के इंस्टीट्यूट जिनके NIRF रैंकिंग होते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कि भैया यूनिवर्सिटी का NIRF रैंकिंग होता है, कॉलेज का होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट का होता है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल हैं जिनकी NIRF रैंकिंग होती है। तो हमको जानना यह है कि वो कौन कौन से प्रकार के इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके NIRF रैंकिंग होती है। तो उसके नाम मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसको मिटा दूं क्या? जी सर। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि आप लोग को 4-4, 5-5 घंटे की क्लास में बिठा के पूरी हिस्ट्री क्लियर करा दूं, लेकिन मजबूर हूं मैं इसलिए कि क्लास में ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। सर बाकी लोग से नहीं हाँ, पूछे क्यों नहीं आते हैं क्लास? अब देखिए, शिक्षा ऐसी चीज है ना कि जबरदस्ती किसी के दिमाग और दिलों में घुसाया नहीं जा सकता। उनको इच्छा की जरूरत होती है खुद की। और बात रही 11वीं 12वीं बच्चे थोड़ी हैं, है ना?
ग्रुप में है मतलब वो पढ़ रहे होंगे, ऐसा है क्या? शायद शायद लेकिन शायद बस ऐसा हो सकता है। ऑनलाइन हाँ, नहीं अटेंड हाँ, कर रहे हो हैं। सकता है शायद भाई कि उनको जॉब वाले होंगे कई सारे लोग, है ना, नहीं कह सकते। बाकी मैं यही चाहता कि आए सब लोग, तो क्या है, लाइव क्लास में सारे क्वेरीज जो होते हैं वो क्लियर हो सकते हैं, है ना। जी सर। अब भैया डाउट भी रहेगा, 11 बजे रात को कोई क्लास अटेंड करता है तो डाउट, अरे NIRF का रैंकिंग सर इसमें ये फोर्थ नंबर का थर्ड में मैं देख रहा था, तो उसको मैं कैसे उसको सॉल्व करके बताता हूँ, है ना। तो इस तरीके से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको अपन ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकते हैं। तो NIRF की जो रैंकिंग है, कौन कौन से सेक्टर के लिए NIRF की रैंकिंग होती है, उसको हम लोग देखते हैं। तो मैं बताया था आप लोग को कि प्रमुख 13 प्रकार के जो इंस्टीट्यूशनल हैं उनकी रैंकिंग जो है NIRF करती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। पहला जो सेक्टर है वो है ओवरऑल, जिसमें आप लोग को बताया मैं कि ये कई प्रकार के ऐसे संस्थान जो शिक्षण, प्रशिक्षण, रिसर्च, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं उनकी रैंकिंग करती है, ओवरऑल फर्स्ट। दूसरा जो है NIRF रैंकिंग जिनका करती है वो है यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पे NIRF रैंकिंग जो करती है वो करती है कॉलेजेस की। नंबर 4 NIRF रैंकिंग जो करती है वो करती है रिसर्च इंस्टीट्यूट की। नंबर 5 में NIRF रैंकिंग जो करती है वो करती है इंजीनियरिंग कॉलेज की। नंबर 6 पे NIRF रैंकिंग जो होती है वो होती है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की। नंबर 7 NIRF रैंकिंग जो होती है वो होती है फार्मेसी की। नंबर 8 NIRF रैंकिंग जो होती है वो होती है मेडिकल इंस्टीट्यूट की। नंबर 9 में NIRF रैंकिंग जो होती है वो होती है डेंटल इंस्टीट्यूट की। नंबर 10 में NIRF रैंकिंग जो होती है वो होती है लॉ की। नंबर 11 NIRF रैंकिंग होती है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की। यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोग को प्रॉपर? ओके, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की। और 12 और 13 नंबर पे, 12वें नंबर पे NIRF रैंकिंग करती है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की। और अंतिम में जो NIRF रैंकिंग करती है वो करती है इनोवेशन इंस्टीट्यूट की। इनोवेशन इंस्टीट्यूट की। तो इस तरीके से जो NIRF की इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 13 सेक्टरों पे काम करती है।
लास्ट टाइम पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है इसमें NIRF रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन कौन कौन सा है। तो थोड़ा चलिए हम लोग उस पर भी ध्यान देते हैं। ये चीज समझ में आया आप लोग को जो अभी जस्ट बताया मैं। सर ये 6 13 और 7 बताइए ना, ब्लर दिख रहा है। ओके, 6 नंबर पे लिखा है मैनेजमेंट और 7 नंबर पे लिखा है फार्मेसी, है ना। जी सर। अब हम लोग जानते हैं कि जो NIRF रैंकिंग में इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं वो कौन कौन से रैंक में हैं। तो NIRF रैंकिंग फॉर, सर 12 और 13 नंबर का रिपीट करेंगे क्या, क्योंकि यस शायद कर दूंगा नेटवर्क जरूर नहीं से। था तो मैं नहीं सुन हाँ पाई। हाँ, ये लिखा है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, 12 नंबर में लिखा है। और थर्ड नंबर में लिखा है इनोवेशन, और 13वां 13वें नंबर पे लिखा है इनोवेशन। इनोवेशन। जी ठीक है। जी अब सर हम ठीक है। लोग जी NIRF रैंकिंग फॉर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए देखते हैं। याद रखिएगा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में NIRF रैंकिंग के टॉप फर्स्ट में आती हैं वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास टॉप फर्स्ट में है। टॉप सेकंड में है IIT दिल्ली। NIRF की टॉप थर्ड रैंक मिला है IIT बॉम्बे को। टॉप फोर्थ में इंजीनियरिंग की NIRF रैंकिंग हुई तो मिला IIT कानपुर को। ये सारे चीज आप लोग को गूगल से अलग अलग निकालना पड़ता है, याद रखिएगा। ये सारे चीजों को आप गूगल से देख सकते हैं। नंबर फिफ्थ में NIRF रैंकिंग के टॉप फिफ्थ में आता है IIT रुड़की, टॉप फिफ्थ में है। अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ में जो NIT है, आप लोग को पता है छत्तीसगढ़ में NIT कहाँ पे है? रायपुर। ठीक है, रायपुर। तो रायपुर में छत्तीसगढ़ में जो NIT है उसका जो नंबर आता है 2023 की NIRF रैंकिंग में वो 70वां रैंक में आता है, 70, याद रखिएगा। और जो भिलाई में जो IIT है उसका नंबर 81 में है। नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के हैं हम लोग तो जानना जरूरी है। ये NIT रायपुर की बात है और ये IIT भिलाई की बात है। अब थोड़े से हम लोग सर ये रायपुर का पोजीशन क्या बोले, 7? 7070। 70। अच्छा, हाँ 70। 70, ठीक है। जी सर। और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स जो है रायपुर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका जो नंबर है वो 39 रैंक पे आता है। 2023 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारे छत्तीसगढ़ के हैं, एम्स रायपुर की बात है ये। इसके बाद मैनेजमेंट का जो IIM रायपुर है
मैनेजमेंट IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसका जो रैंक है रायपुर का वो है 11 नंबर पे। ये थोड़ा अच्छा पोजीशन है, थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो ये टॉप 10 में आ सकता है। इसके बाद फार्मेसी के मामले में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जो फार्मेसी के लिए जो फेमस इंस्टीट्यूट है वो है GGU, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। इसका जो रैंक है 43 रैंक में है। ठीक है, किसी को गाइड भी करना है तो एक बार जरूर इस पन्ने को पलट के गाइड करना कि यहाँ अच्छा है, तो रैंक जरूर चेक कर लेना उस पर। तो ये आज की टॉपिक अपन यहाँ तक खत्म करते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। कल के टॉपिक में हम लोग सरकार जो है आज उच्च शिक्षा के लिए कई सारे महत्वपूर्ण पहल कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, जिसमें कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उच्च शिक्षा के लिए, उन सबको के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। और आप लोग का आगे 2 क्लास में कोशिश है कि पूरा कवर हो जाए और फाइनल कर देंगे हायर एजुकेशन कंप्लीट। ठीक फिर है, आज टेस्ट की लेंगे क्लास यहाँ सर? ओवर करते हैं। फिर टेस्ट आप लोग बोलो तो मैं टेस्ट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर। और बेस्ट रिजल्ट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बस कसम खा लीजिए कि 6% में आना जी सर। नहीं, पहले है भी ना। पढ़े थे ये हायर एजुकेशन मतलब फर्स्ट पेपर का, लेकिन ना अभी जो पढ़ रही हूँ उसमें बहुत सारी चीजें मुझे तो नई लग रही हैं, जो मैं बहुत पहले सारा कभी चीज मतलब नए, सुनी भी नहीं बहुत थी, सारे ऐसा है। चीज नए हैं इसमें, बहुत सारा चीज नया है और जरूरी है कि हम नए चीज को पढ़ें। देखिए UGC का जो कंटेंट है, सिलेबस तो वही वही दिखता है। आप लोग देखेंगे तो 10 साल से मैं सब पुराना ही सिलेबस चल रहा है, लेकिन इसमें नए नए कंटेंट को हम जब पढ़ेंगे तब हमारा रिजल्ट कोई स्कोरिंग होगा। एंड अदरवाइज सिलेबस और जी सिलेबस सर। और सिलेबस के पीछे रहेंगे तो वो मार्केट में फिर बहुत सारी किताब है। क्लासेस ज्वाइन करने की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है कि हम एक नए कंटेंट को खोजते हैं, है ना। जी वरना सर। मार्केट में किताब बहुत सारे हैं। और दुर्गति की बात यह है, दुर्भाग्य ये है कि यहाँ क्लासेस इतना अच्छा से चल रहा है, आपके नियर बाई आपके घर में मिल रहा है आपको क्लास, उसके बाद भी बाकी लोग भी क्लास के लिए एक्टिव नहीं है, ये थोड़ा दुर्भाग्य है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो मेहनत कर रहा है उसको इसका फल जरूर मिलेगा। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।